Hey you guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am just going to conduct one interview with principal of Anugrah Memorial College which is situated in Gaya. सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं 21वीं सदी पे, यानी कि इस 21वीं सदी की स्किल्स पे, तो सबसे बड़ी कमी आपको एजुकेशन सेक्टर में क्या नजर आती है सर? देखिए, सबसे पहला जो हम लोग का हायर एजुकेशन में अभी वर्तमान परिस्थिति में दिख रहे हैं वह टेक्नोलॉजी का इंट्रेंस दिख रहे हैं, और वह टेक्नोलॉजी जो इंट्रेंस दिख रहे हैं वह डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंट्रेंस है। और इसके लिए आपको बता रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंट्रेंस होने से हमारा टीचिंग, हमारा रिसर्च, हमारा गवर्नेंस, ये तीनों हाईली इफेक्टेड है। और अगर मान लीजिए कि अगर जहाँ सेंसिटिविटी की बात आती है, जहाँ सेंसिटिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, वहाँ पर डिजिटलाइजेशन जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी बात है कि डिजिटलाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चालू किए थे। उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा, यह प्रोग्राम आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है सारे विश्वविद्यालय में और इंस्टीट्यूशन में, वह एडिक्वेट नहीं है कि हम लोग उसको अच्छा से कर सके। दूसरा प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। सरकार की ओर से सभी महाविद्यालयों में इंटरनेट का वाईफाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप उस पर भरोसा कर सकेंगे। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वह आपको अप टू डेट और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की व्यवस्था, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, ये सारे जगह होनी चाहिए। कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर ऐसे व्यवस्था है, लेकिन ये ऑन रोड एवरीवेयर ये फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था इंटरनेट की कनेक्टिविटी की होनी चाहिए, पहली बात। क्योंकि बहुत सब कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब जो अटेंड करते हैं, लोग ट्रैवल में रहते हैं और उसमें भी अटेंड करते हैं। इसके लिए बीच बीच में अगर इंगेजमेंट कहीं और है तो वह व्यक्ति हमेशा ऑनलाइन रह सके, इसकी व्यवस्था के लिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद जो हमारे महाविद्यालय में जो आपको टेक्नोलॉजी और आप एक तरह से कह सकते हैं जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो अप टू डेट रहना चाहिए। हमेशा नया नया चीज़ होना चाहिए, नया नया पैकेज आ रहा है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, वह हमेशा अपडेट होना रहना चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ डाटा और सिक्योरिटी ऑफ एवरीथिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करते हैं, और वह प्लेटफॉर्म जो है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कहिएगा, वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वह बहुत सिक्योर रहना चाहिए, जिस पर लोगों को विश्वास हो कि हम ये कर सकें। ये तो हो गया आपको टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट के बारे में। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वह आपको है कि हमारे समाज में और हमारा जो अभी व्यवस्था है उसमें डिजिटली कॉम्पिटेंट आदमी की बहुत कमी है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि बहुत लोग तो राइटिंग एबिलिटी में बहुत कमज़ोर हैं। उसके बाद अब डिजिटली युग में आप आ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमको डिजिटली प्रोफेशनल जो होते हैं, कंटेंट राइटर, हाँ कंटेंट राइटर, या उसको एक तरह से डिजिटली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की जरूरत हो गई है। ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जो अभी हम लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ये संख्या और जो डाटा की है वह बढ़ रही है। तो हम लोग को जो डाटा मेंटेन करना है,
इसके लिए हम लोग को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी टूल्स का यूज करते हैं, क्लाउड का यूज करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारा डाटा हम लोग क्लाउड में स्टोर करते हैं, वे भी हम आपको बताएंगे। तीसरा चीज जैसे आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर रोबोटिक्स का आ गया, बहुत सब जगह रोबोटिक्स के यूज कर रहे हैं। और अभी एक नया चीज आप टीवी में भी देखते होंगे, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको मिक्स रियलिटी भी कहते हैं। मिक्स रियलिटी का भी जो हम लोग अब ये सब धीरे धीरे डे टू डे प्रैक्टिसेस में ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी जो मैं देख पा रहा हूँ सर, क्योंकि हम लोग काम करते थे दिल्ली जैसे शहर में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था टाइम का, जो टाइम में बताया जाता था उसी टाइम में इम्प्लीमेंटेशन था। लेकिन यहाँ पे जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बिहार के क्षेत्र में, सबसे बड़ा जो मैंने पर्सनली परसीव किया इस प्रॉब्लम को, टाइम का। यानी कि टाइम 11 बजे का है तो लोग 1 बजे 2 बजे आते हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि अब हम लोग जो एरा में अभी हम लोग प्रवेश कर गए हैं, वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया है ऑफिस ऑटोमेशन का। क्योंकि अभी देखिए क्या है कि जस्ट आपको करें इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, आप पटना और गया में बैठे हुए हैं और हैदराबाद में और दिल्ली में बेंगलोर में आप उसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब हो गया जो वेल बीइंग में है, जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज पूरी तरह हो रहा है, वहां आपका ऑफिस ऑटोमेशन बहुत तगड़ा है। अब ऑफिस ऑटोमेशन में आपको 3-4 पॉइंट बता रहे हैं जो अभी के जमाने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे जरूरी है। पहला आपको है पॉइंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी आपका ऑफिशियल वर्क है सारा थ्रू कंप्यूटर होनी चाहिए, पेपरलेस होनी चाहिए। अगर किसी प्रोफेसर की जानकारी लेनी है या कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना है इंफॉर्मेशन का, तो ये सारा डिजिटलाइजेशन के थ्रू अगर होगा तो जल्दी पहुंचेगा। वे हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए ईमेल की सहायता से कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से भेज रहे हैं, वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे लड़के को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसको कॉलेज भी आने की जरूरत नहीं है, वह घर ही से फॉर्म भर देगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भर देगा और सारा फीस जो है वह वहीं से भर देगा। तो पहला हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा आपको हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत में जितना भी आपका अकाउंट्स से संबंधित जितना डाटा है, सब सॉफ्टवेयर आ गया है अच्छे, उसको आप यूज करके सारा को ऑटोमेशन की अगर कर देते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं, तो आपका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उस ओर भी हम अपने कॉलेज में कर चुके हैं। हमने ऑर्डर कर दिया है कि 2 लाख से ज्यादा जिसका पेमेंट है वह आरटीजीएस से होगा, और कोशिश करो कि 1 लाख से भी ज्यादा होगा तो आरटीजीएस कर दीजिए, और उसको न चेक से देंगे न हम उसको बुला के देंगे। वह अपना सारा चीज किया, सारा पेपर कंप्लीट हुआ, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बफ शीट भी अब कंप्यूटराइज प्रिंट हो, हाथ से जो लिखा जा रहा है उसको कंप्यूटर से हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं। जबकि हम लोग एफसीआर, डीसीआर और एडमिशन, ऑनलाइन फी कलेक्शन सब हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हमारा कोई भी चीज अब स्टूडेंट से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, आपका कोई भी जो गेटवे के थ्रू हम, पहला बात था आपको हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं, दूसरा बताएं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तीसरा हम लोग बता रहे हैं आपको स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कि स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है सब डिजिटलाइज कर रहे हैं, सारा जो भी उसका रिकॉर्ड है वह आया, अगर 10 साल पहले के भी आ रहा, वो अगर अपना डिटेल अगर रिकॉर्ड में खोजना चाह रहा तो डिजिटलाइजेशन की मदद से वह तुरंत रिट्रीव हो जाए। इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अभी किसी को फुर्सत नहीं है। आपको अगर पुराने समय में जब आप पढ़े थे उस समय का डॉक्यूमेंट का जरूरत है तो आवेदन लिखिए, फिर वहां जाइए, 4 दिन ठहरिएगा, तब तक में आपको छुट्टी नहीं है, आप जॉब में हैं, तो आपको समय की कमी है,
अगर ये डिजिटलाइज हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर को हम लोग एक आईडी के द्वारा बना के और हम उसको डाल के आपका पूरा डाटा निकल जाएगा और उसको हम लोग वेरिफिकेशन करने में भी सुविधा होगी, आपको डिस्पोजल करने में हमको समय बचेगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट का, उसको भी हम लोग करना जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, इसी परिस्थिति में हम लोग को रहना सीखना होगा। जो कोरोना काल आया है इसी में हमको रखना भी पड़ेगा। तो एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एग्जामिनेशन सिस्टम का, जिसमें हम लोग का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें हम लोग फॉर्म भी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और बीच में क्या हुआ कि हम लोग OMR सीट से ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लेते थे। बहुत सब नौकरी में आप कंपटीशन में देखे होंगे कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आप नाम सुने होंगे, उनसे हो रहा है। तो एक्चुअली लोगों का पैसा बच रहा है, लोगों का ट्रेवलिंग जो एक्सपेंसेस से वो बच रहे हैं, वह एक सेंटर पर जाके अब डिजिटली वह ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज एग्जाम हुआ और 2 दिन में आपको रिजल्ट पब्लिश हो गया, तो कहीं मैनिपुलेशन की संभावना नहीं रहती है और इसमें आपको कहीं भी फ्रॉड का चांसेस कम से कम बन जाता है। तो एक है एग्जामिनेशन सिस्टम में अगर एक टीम वर्क के द्वारा काम किया जाए, सारा एवल्यूएशन वर्क और सारा मार्कशीट से लेकर टोटल, अगर इसको हम आपको आगे बताएंगे क्या गवर्नमेंट के स्कीम के तहत आपको इसमें फैसिलिटी मिली हुई है, तो आपको यह करना पड़ेगा। और अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप समझिए कि 20 साल पीछे हो जाइएगा। और आप अगर इसको एडॉप्ट भी नहीं कीजिएगा तो आपका फ्यूचर में बहुत सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आज आप डेथ ऑफ डिस्टेंस के बारे में समझ रहे हैं। पहले लोग इंडिया में नौकरी करते हैं, फॉरेन में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में उनको ऑफर मिल रहा है। अगर व्हाट्सएप नहीं रहता है, स्काइप नहीं रहता, तो आप अपने बच्चे से बात कर पाते नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यह एक नीडी हो गया है, एसेंशियल चीज हो गया है। ये आपको अपने पास रखना ये एक मैंडेटरी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वह होती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, पहले लोग लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ते थे। हम लोग अपने समय में भी जाके लाइब्रेरी में, JNU की लाइब्रेरी दिल्ली में, सब जगह लाइब्रेरी में बैठते थे। तो आज जब फुर्सत मिला तो लाइब्रेरी वर्क ज्यादा करते थे और फिर वहां से जेरोक्स कराते थे। अभी जो है लाइब्रेरी जो है वह डिजिटलाइज हो गया, ऑटो लिंक सॉफ्टवेयर उसमें हो गया। आप घर बैठे आप उसको देख सकते हैं। कोई बुक अगर आप सर्च करना चाहते हैं उसको घर बैठे देख सकते हैं। तो ये आपको फ्रॉम एनीवेयर, एनी प्लेस और एनी टाइम, और यहाँ ज्योग्राफिकल बैरियर आपको नहीं मिलेगा। प्लेस का लिमिटेशन नहीं है, टाइम का लिमिटेशन नहीं है। लाइब्रेरी तो मान लीजिए 10 से 4 बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन है तो टाइम का लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम में आप अपनी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो ये अगर 24/7 बेसिस पे अगर ये लागू हो जाए, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम है जो इस बेसिस पे लागू है, वे हम आपको बताएंगे। तो ये होगा। तीसरी चीज आपको अब बताएंगे, ये तो आपको एक पेज में ऑफिस ऑटोमेशन में बताएं। ऑफिस ऑटोमेशन में हम 4 पॉइंट लेके चले। पहला हुआ आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा हुआ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा हो गया आपको स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा हो गया एग्जाम का रिफॉर्म कहिए, और 5वां हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये 4 चीज इंस्टीट्यूशन में हम लोग इसको करेंगे और उसी ओर ध्यान जा रहा है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे फील्ड में। अब ये फील्ड जो हम लोग आपको बता रहे हैं वह फील्ड है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फील्ड, क्योंकि अब समय उतना नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन हम आपको वर्ड बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। वर्ड भी जानिए। नाम सुने हो तो हाँ, नाम सुने। पहला आपको क्लाउड कंप्यूटिंग। सारा चीज आपको हार्ड डिस्क में नहीं है, क्लाउड पे है। एक क्लाउड में सब सेव है, जो आप
SaaS SaaS है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन क्लाउड। तो एक्चुअली क्लाउड पर बेस्ड हो गया आपका। दूसरा उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको अडॉप्ट करना। दूसरा चीज आपको हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या कि आप रिमोट में भी हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको एक कंप्यूटर की सहायता से आप उसको वहां पर सामने में देख के और सारा जो लैब वर्क है वो कर सकते हैं। तो ये स्किल की जो बात है वो स्किल डेवलपमेंट में आईओटी बहुत काम देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। स्ट्रीट लाइट बुझाना है तो उसका वो ऑटोमेशन है। आपको कहीं फायरिंग हो गया उसका ऑटोमेशन है। तो वही कहीं चोरी ना हो उसका ऑटोमेशन। सीसीटीवी कैमरा भी आईओटी के अंतर्गत आता है, उसका कमांडिंग। तो इंस्टीट्यूशन में हमको आईओटी का यूज करना और जितना हो सके कि लोग कहाँ देखेगा, दुकान में थोड़े जाके देखेगा, जहाँ इंप्लीमेंट हो रहा वहां देखेगा। सीसीटीवी कॉलेज में लगा हुआ वहां देखेगा, अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ अलार्म सिस्टम है, यहाँ टंकी में पानी भर गया वो तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, यहाँ पर ये सिस्टम है। दीज आर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कि हमारा टेम्परेचर अब हो गया रूम का ऑटोमेटिक, मेरा बिजली की बचत हो जाए। ये सब जो है आईओटी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम सॉल्व इजी वे में करें, जो हमको साल भर में होगा, 2 साल में होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोग जब स्टूडेंट का फेस रीडिंग करके हम लोग उसको आगे क्या कर पाएगा, इसको क्या दिक्कत है वो रीड कर लेंगे। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब आपको एक आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटर फिजिक्स क्या फिजिक्स इसमें स्टेट की बात करती है, माने जैसे 0 और 1 2 बिट्स होते हैं, 2 ऑप्शन है। कोई एक प्रोसेस 0 पर रहेगा तो 0 पर है, ऑफ है तो ऑफ है, ऑन है तो ऑन है। लेकिन कोई सिमिल्टेनियसली अगर 0 1 पर भी है तो उसका एक अलग वर्किंग होगा। माने 1 है तो 1 पर काम कर रहा है, 0 पर है तो 0 पर काम कर रहा है, 0 और 1 दोनों पर काम कर रहा है। तो एक्चुअली ये काम कर सकते हैं। तो एक आपको बता रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का जो क्वांटम कंप्यूटर आया उसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसको क्वांटम डी कोहेरेंस करते हैं। वही एक थोड़ा सा एक ऐसा दिक्कत है जिससे आपको डाटा लॉस का संभावना बनता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरह से इतना फास्ट है कि इससे आपका बहुत सारा काम माने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। तो एक आपको क्वांटम कंप्यूटिंग बता दिए। एक मिक्स रियलिटी आर्गुमेंटेड रियलिटी है जो आपको आर्टिफिशियल वर्ल्ड आप देखिएगा, जो आपको माने हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे जो आपका रियल वर्ल्ड के मतलब लगे कि रियल वर्ल्ड है। और अभी अभी न्यू ईयर में अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था न्यू ईयर का, तो आर्गुमेंटेड रियलिटी की यूज की है। मेडिकल फील्ड में आर्गुमेंटेड रियलिटी की बहुत ही यूज होती है, जिसमें आपको फीलिंग होगा कि ये रियल चीज है लेकिन वह रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल है। ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंटेड मिक्स रियलिटी जो है ये दोनों में है। उसमें आपको माइक की जरूरत है अथवा कंप्यूटर की जरूरत है, ये सब ऑडियो वीडियो इसमें होता है। फिर आपको एक आ रहा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है ये तो अधिकतर ट्रांजैक्शन में काम आता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सुनते हुए बिटकॉइन ये सब समझते हैं। लेकिन चेन में क्या है कि अगर कोई आदमी का डाटा आपका एक फिल हुआ एक ब्लॉक में, तो वह दूसरा ब्लॉक से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। फिर वह पहल का जो ब्लॉक है वह फिर फुल होगा, फिर वह चेन में बनते चल जाएगा। और एक बार ब्लॉक में अगर आपका डाटा स्टोर हो गया तो वह कभी भी डाटा आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो एक चीज आपको बता रहे हैं हम लोग को तो ये ध्यान देना है कि एक बार पुराने जमाने का जो डाटा फीड हो गया वह आगे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। इसके लिए हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे इस सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में। ये आगे का हम आपको फोर्सी कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ गया बिग डाटा एनालिटिक्स। जैसे आपको
इसमें ऑनलाइन ये इग्नू लीजिए। इग्नू में कितने ज्यादा स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, तो संख्या जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट की बढ़ जाएगी, तो स्टूडेंट का डाटा का साइज भी बहुत बढ़ जाएगा। तो उतना बड़ा साइज ऑफ डाटा को कंट्रोल करना, उसका बहुत सब पैसा का हिसाब रखना, ये सब जो काम है ये सब आपको बिग डाटा एनालिटिक में आएगा। तो बिग डाटा एनालिटिक पर भी हम लोग को काम करना होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ये सब तो हम लोग को करना है। अब करने में सहायता कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट भी बहुत सब इनिशिएटिव ली हुई है जिसको हम लोग लोगों को बताएं, अवेयर करें। पहला प्रोग्राम है स्वयं का प्रोग्राम। स्वयं प्रोग्राम जो है पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने कोर्स है, सारे कोर्स जो है आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा चीज है कि इसके बाद आया स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है कि बहुत सारे टीवी चैनल, जैसे मान लीजिए 32 को टीवी चैनल है, उसमें 24/7 बेसिस पे आपको सारा जो कोर्सेज का कंटेंट, वीडियो कंटेंट है, वह आपको टीवी से प्रसारित होगा। ये सबसे ज्यादा यूजफुल कहां है? जहां पर विद्यार्थियों को इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ताकि वहां तो टीवी पर देखेगा, वहां तो नेट नहीं है, तो वह कंप्यूटर पर ऑनलाइन कैसे कर पाएगा? स्वयं जहां काम नहीं करेगा, मैंने स्वयं के थ्रू ही होगा, वही कोर्स कंटेंट बनेगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट जो है वह स्वयं प्रभा के थ्रू है। क्लियर हो गया? फिर एक होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर आपको 72 लाख बुक जो है वह स्कैन कर लिया गया, फिर उसको वेबसाइट पर अपलोड कर लिया गया, जिससे सारे लोग उसको देख सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक आपको हो गया। उसके बाद आपको नेशनल डिपोजिटरी, माने उसको कहिए नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, NAD से कहते हैं। उसमें बहुत सा रिकॉर्ड है, जो आपका सर्टिफिकेट है, ये सब जो है उसका आप एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोर्स का जहां तक बात है, तो बहुत सा कोर्स में एक ई पाठशाला चला था, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, रीजनल लैंग्वेज में आप को सारे कोर्स का जो कंटेंट है वह अवेलेबल है अप टू PG लेवल। ये साइंस और ह्यूमैनिटीज सब में है। इसमें की कुछ खासियत है कि ये रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब में ये अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपको एक और आएगा ई यंत्र के बारे में। ये भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ई यंत्र में मतलब आपको IIT बॉम्बे ये सब इसको चालू किया था, जिसमें रोबोटिक्स का चालू किया था कि छोटा छोटा चीज जो है उसको रोबोटिक्स की सहायता से हम लोग काम करें और लोगों को दिखाएं कि ये छोटा छोटा काम है, ये रोबोट कर रहा है। ये रोबोटिक्स का काम था। उसके बाद हम लोग फॉसी एक स्कीम था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि बहुत सब जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत कॉस्टली है, तो उसको ओपन एक्सेस बनाना है। ओपन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट में जहां कम लगे, तो उसका अल्टरनेटिव बनाना चालू किया फॉसी के तरह। उसको फॉस टूल्स कहते हैं। तो ये फॉस टूल्स भी हमको बहुत जगह मिला, अवेलेबल हुआ, तो फॉसी की तरह से हम लोग किए। फिर उसके बाद स्पोकन ट्यूटोरियल हुआ। वो सब आदमी को डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज अगर सीखना है, और जो आदमी के पास कंप्यूटर है वो विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल टीचर वह उसको सीखना चाह रहा है, तो वह स्पोकन ट्यूटोरियल की मदद से वह सीख सकता है। फिर उसके बाद ये कहा गया वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब में है क्या कि आपका जो लैब है ये ऑनलाइन कंट्रोल होगा, थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल होगा। वहां से आपको वह माइक्रोफोन लगाइए, वहां कान में लगा के आप सुनिए, और जो आपका वह कनेक्शंस है वह कनेक्शंस करके आप एक्सपेरिमेंट को सीखिए वर्चुअल लैब के बारे में। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेलेग्रिन सॉफ्टवेयर, पेलेग्रिन चेकर जिसको कहते हैं। जैसे दूसरे का कंटेंट कोई चोरी कर लिया, उसको अपना बना के लोग छाप रहे हैं, तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। तो एक्चुअली पेलेग्रिन चेकर जो है ये आपको डुप्ली चेकर एक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेट पर अवेलेबल है। दूसरा जो है वो टर्निटिन है। टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है ये आपको पेलेग्रिन का टेस्ट करता है कि आप कहां से कोई कंटेंट तो नहीं आप किए हैं, और ये कॉपीराइट इशू हो जाता है।
और जब तक आपका पिलग्रिम जो है वह फ्री सिमिलरिटी जब आपको नहीं मिलेगी, तब आपको 20% तक आपको रिबेट बहुत जगह पब्लिकेशन में देते हैं लोग, बहुत जगह 5% है। इसको आपको अब मैंडेटरी कर दिया, बिना पिलग्रिम चेक किए हुए आप पेपर पब्लिश कर ही नहीं सकते, कोई भी रिसर्च पेपर। फिर उसके बाद एक विद्वान आ गया। विद्वान एक डाटाबेस है जो इन्फ्लुनेट जिसको कहते हैं। विद्वान में क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितना भी एकेडमिक्स है, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वे अपना बायोडाटा वह एक पोर्टल है उस पर ये अपलोड कर देते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट को कमेटी बनानी है, कोई भी फ्यूचर प्लान करना है, कोई एक्सपर्टाइज लेना है लोगों से, सर्च करना है, कोई टास्क फोर्स गठन करना है, तो विद्वान में आपको एक तरह का डाटाबेस है जहां पर उसका पूरा एक्सपीरियंस, उसका डिटेल्स, उसका पब्लिकेशन, उसका अचीवमेंट जितना है, ये सब विद्वान में आपको पोर्टल पर है, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको डिजी लॉकर आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम अभी बता रहे थे। डिजी लॉकर क्या है कि आपको कोई भी एकेडमिक आपका रिकॉर्ड्स है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपको एनीवेयर यूज हो सकता है एनी टाइम, तो आप हार्ड कॉपी कहां से लेके चलेंगे। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि कहीं भी आपका सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेप्टेड है। तो आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कोई जरूरी है कि वो आप हार्ड कॉपी ले जाके टिकट, बोर्डिंग पास से सब लेके जाते हैं, तो आप मोबाइल में है वही दिखा दीजिए, काम चल जाएगा। मोबाइल में आप अपना अभी वैक्सीनेशन का है, उसका मोबाइल पे दिखा दीजिए तो आपका एंट्री हो जाएगा। तो डिजी लॉकर एक ऐसा आपका सिक्योर प्लेटफॉर्म है, एक तरह से स्टोर क्लाउड कहिए, क्लाउड बेस्ड माने ये प्लेटफॉर्म बनिए, जिसमें आपको पूरा डाटा को आप सिक्योर के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और जो बात है वह बताएंगे जो स्कॉलरशिप से संबंधित है, वह है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसको NSP 2.0 से हम लोग बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के तरफ से अलग अलग स्कॉलरशिप दिया जाता है स्टूडेंट्स को। जिसको 1 लाख से कम आमदनी है उसको ज्यादा बेनिफिट है, और जिसको जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें है डायरेक्ट जो पैसा है वह डायरेक्ट पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में चला जाएगा, बिचौलिया नहीं है, और डायरेक्ट स्टूडेंट अपना अप्लाई करेगा, और सिंगल प्लेटफॉर्म है ये। पूरे स्कॉलरशिप का एक सिंगल पोर्टल है जिसको आप यूज करके अभी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, ये सब जो भी स्टेट गवर्नमेंट का चला हुआ है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में चल जाएगा। आपको न चेक मिलेगा न कुछ मिलेगा, सारा ऑनलाइन है। अभी हम लोग एक चीज नया बेनिफिट भी देख रहे हैं कि अगर पेपर पब्लिश कीजिएगा तो पहले हम लोग को एक कॉपीराइट फॉर्म को प्रिंट करके निकालना रहता था, फिर उसके बाद उस पर सिग्नेचर करके फिर हम उसको स्कैन करके फिर उसको अपलोड करते थे। अब क्या हो गया है कि उसको ये इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया। अब कहा क्या कि ये जो आपका कॉपीराइट फॉर्म जो है ये ऑनलाइन रहेगा, वो ऑनलाइन में सारा वो फॉर्मेट है उसको भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका सबमिट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बात आ रही है, सबको हम एक तरह से समरी कर दें, क्या कि और सब भी काम है उसमें, है क्या कि ये एक तरह का चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करना। इतना जो हमने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा जो हर्डल है, वो हर्डल क्या है जो अभी वर्तमान परिवेश में आपको इसी कॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि इस कॉलेज में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें टीचर ही नहीं है। पहली बात, अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेगा, ऑनलाइन कर रहे हैं, एक ऑनलाइन अलग ऑप्शन है, लेकिन बताइए कि मैथ के टीचर नहीं है, बॉटनी के टीचर नहीं है, सोशियोलॉजी के टीचर नहीं है, तो और जिस सब्जेक्ट में टीचर है वो सिंगल मैन डिपार्टमेंट है, और यहाँ इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती है। तो आप बताइए एक टीचर से इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक का लड़का सब आने लगेगा तो वह जिंदा बचेगा? उसके बाद आप उसको कहिएगा कि रिसर्च वर्क करिए, पेपर पब्लिकेशन कीजिए और आप वेरीफाई कीजिए, स्टूडेंट का भी काम कीजिए, ये अलग है अलोंग विथ टीचिंग।
तो यहाँ पर टीचर का टीचिंग प्रोफेशन हो गया। टीचर क्यों नहीं है सर? टीचर क्यों नहीं है, ये गवर्नमेंट यूजीसी ने, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। यूजीसी ने 3 बार रिमाइंडर सब वे बिहार गवर्नमेंट को दे चुका है। यूजीसी के साइट पर आप जाके देखिएगा कि आप जल्द से जल्द टीचर का अपॉइंटमेंट कीजिए। ये 3रा रिमाइंडर जा चुका है। अब ये सरकार की पॉलिसी पर है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि, लेकिन जल्द से जल्द वे लोग अपॉइंट करें कि जो शिक्षक की कमी है वो जल्द से जल्द पूरा हो। ठीक है, पहला ये बताएं। दूसरा बात ये है कि आपको शिक्षक की कमी को देखना है, उसको पूरा करना। दूसरा चीज, स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, आपको प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं, बीएड में आ रहे हैं, ट्रेडिशनल कोर्स में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ट्रेडिशनल कोर्स में, इसका आप पता कीजिए। इस पर मंथन होनी चाहिए, इस पर एक पॉलिसी लानी चाहिए कि क्यों लड़के जो है एडमिशन के समय पहुंच जाते हैं, फॉर्म भरने के समय पहुंच जाते हैं, परीक्षा के समय पहुंच जाते हैं और क्लास करने के समय उनको दिक्कत हो रही है। तो इस पर भी एक विचार होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि सब चीज आपको गवर्नमेंट का एज इट इज आप लागू कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। वह ओवरलैपिंग क्या है, एकेडमिक कैलेंडर का, सेशन लेट का, एग्जाम समय पर नहीं हुआ, समय पर रिजल्ट नहीं निकला, तो सेशन ओवरलैप कर रहा है। 20-22 का सेशन चल रहा है, 21-22 का सेशन चल रहा है, अभी 19-20, 20-21, 22, माने ये ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका सेशन और एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त नहीं है किसी भी कारण से। हो सकता है कोरोना के कारण ये है स्थिति, लेकिन बहुत जगह स्टेट में कोरोना के कारण भी बहुत एकेडमिक सेशन लोग बचा लिए हैं, और वो बचा लिए हैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन से। बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दिए, बहुत सब इंस्टीट्यूशन दिया और अपना सेशन बचा लिया और उसको नेक्स्ट सेशन में प्रमोट किया थ्रू एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, ऑनलाइन एडमिशन हुआ, ऑनलाइन फीस सबमिशन हुआ, सारा चीज ऑनलाइन हुआ। ये तभी संभव हुआ कोरोना काल में जब आप डिजिटलाइजेशन को फॉलो किए। इसीलिए आपको यह एसेंशियल हो गया है कि आज के समय में डिजिटलाइजेशन या एक एसेंशियल हो गया है पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। उसको आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो भविष्य में बहुत पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. As you are watching the principal from Anugrah Memorial College, so he is sharing absolutely invincible content that is related to digital marketing, and it's really I'm thankful to you, sir, that you have given your precious time for me. And we will meet in next meeting with next personality of Bihar. So thank you so much for watching this.